ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक ही लॉजिक लग रहा है सारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एफ एक्स फंक्शन लिख लिया। एफ एक्स फंक्शन क्या हो गया? मॉड एक्स अपॉन एक्स। कब? इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा बच्चों, ये सब जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, इस क्वेश्चन का तुम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस कराए ना, मैंने अभी ग्राफ नहीं ड्रॉ किया ना, इससे पहले भी जो क्वेश्चन कराया उसका ग्राफ नहीं ड्रॉ किया, तो अब मैं करता क्या हूँ, इन सब फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करता हूँ साथ में। ठीक है ना? तो जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि एफ एक्स किसके इक्वल है? मॉड एक्स अपॉन एक्स के इक्वल है। कब? जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है। और एफ एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल है। कब? जब एक्स का वैल्यू जीरो है। अगर तुम्हें याद होगा फंक्शन चैप्टर में, तो ये इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ऐसे ही तो होता है ना। सिग्नम फंक्शन का कर्व क्या होता है? जीरो पर तो जीरो है, और ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होता है? वन, और लेस देन जीरो के लिए क्या होता है? माइनस वन। अभी बता रहा हूं, ये माइनस वन आ जाएगा। ये फंक्शन का कर्व, ये जो फंक्शन है ना, इसका कर्व ये ऐसा आएगा। ये हमारा क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,-1। ठीक है, ऐसे लिख लो, 0,-1। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? y इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल्स टू -1। ये सिग्नम फंक्शन है, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है ना, इसका कर्व है। तो ऑब्वियस बात है कि ये कर्व साफ साफ दिख रहा है कि जीरो पर फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज जीरो पे ग्राफ क्या हो गया? जंप हो गया। जीरो पे लेफ्ट में जाओ तो हमें कौन सा फंक्शन मिल रहा है? y इज इक्वल्स टू -1, जो कि कंटिन्यूअस है लेस देन जीरो के लिए। और राइट, जीरो के राइट पे जाओगे तो क्या हमें फंक्शन मिल रहा है? y इज इक्वल्स टू 1। देख लो ना, ये लाइन तो कंटिन्यूअस है ना, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, सारे एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ग्राफ से तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ना हमारा क्या है? जीरो पे को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। इस फंक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि जब भी तुम्हें मॉड दिखे ना फंक्शन में, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम फंक्शन के मॉड को हटाते हैं। अब फंक्शन के मॉड को कैसे हटाएंगे? एक बार मान लेंगे कि जो मॉड के अंदर लिखा है ना एक्स, उसको मान लेंगे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो सीधे मॉड हटा देंगे। फिर मान लेंगे जो मॉड के अंदर लिखा है ना एक्स, उसको निगेटिव मान लेंगे। तो निगेटिव मानेंगे तो क्या करेंगे? मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले केस में हमने मान लिया क्या कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो तो मॉड हट जाएगा, तो एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 1। कब होगा ये? इफ एक्स को हमने क्या मान लिया? ग्रेटर देन जीरो। और जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो फंक्शन का वैल्यू जीरो है, इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। और जब एक्स के वैल्यू को हमने मान लिया लेस देन जीरो, लेस देन जीरो माना, तो फिर मॉड हटाने से पहले क्या करेंगे? एक माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? -1। ये कब होगा? व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो देख लो, यही है ना एफ एक्स वाई के इक्वल। तो हमें दिख रहा है ना y इज इक्वल्स टू 1। कब? जब x ग्रेटर देन जीरो के इक्वल है। तो y का वैल्यू 1 है। कब? जब x ग्रेटर देन जीरो के इक्वल है। जब x का वैल्यू जीरो है तो y का भी वैल्यू जीरो है। देख लो, जब x का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू जीरो है, तो ये पॉइंट आ गया। व्हेन x का वैल्यू लेस देन जीरो है, निगेटिव है, तो y का वैल्यू क्या हमारा? -1 है। देख लो, ये -1 है, तो लेस देन जीरो के लिए y का वैल्यू क्या? -1। तो ये कर्व आ गया। तो इस कर्व को तो देख के ही हम बता देंगे कि फंक्शन जीरो पे क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है, बट सारे रियल नंबर पे क्या हमारा कंटिन्यूअस है। देख के बता दिए, बट ऐसे काम तो चलेगा नहीं, इसको हमें एल्जेब्रिकली प्रूफ करना होगा। तो कोई बात नहीं है, 3 केस लेंगे। केस कैसे लेंगे वो बता रहा हूं। फंक्शन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है? जीरो पर। ठीक है, तो जीरो के लेफ्ट के लिए क्या डिफाइंड है? लेस देन जीरो के लिए। लेस देन जीरो के लिए y इज इक्वल्स टू -1, और ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या डिफाइंड है? y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जीरो पे क्या है? जीरो। तो यहां पे 3 केस लेना होगा। पहला केस क्या लेना होगा? व्हेन एक्स इज, या फिर सी मान लो, व्हेन सी इज लेस देन जीरो, सी जब हमारा जीरो से छोटा है। फिर दूसरा केस क्या लेना होगा? व्हेन सी इज इक्वल्स टू जीरो। और तीसरा केस क्या लेंगे? व्हेन सी इज ग्रेटर देन जीरो। ये 3 केस लेंगे। ठीक है, पहले केस में हमने क्या बोला? व्हेन सी इज लेस देन जीरो, जब सी हमारा जीरो से छोटा है। तो जब हमारा सी जीरो से छोटा होगा, तो जीरो से छोटा तुम कोई भी रियल नंबर ले लो, तो उस रियल नंबर के लेफ्ट में भी और रियल नंबर के राइट में जो नंबर मिलेगा वो भी जीरो से छोटा होगा।
इसका क्या मतलब है कि अगर हमने सी को बोल दिया ना लेस देन जीरो, तो उस सी पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सी अगर जीरो से छोटा है ना, तो उस नंबर के लेफ्ट में और राइट में दोनों के लिए y इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो उसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने सी का वैल्यू जीरो बोला, तो सी का वैल्यू जीरो बोला तो सी से अगर हम जस्ट इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड में जाएंगे तो निगेटिव नंबर मिल जाएगा, और सी के इमीडिएट राइट नेबरहुड में जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। तो निगेटिव नंबर के लिए तो ये फंक्शन है, पॉजिटिव नंबर के लिए फंक्शन है। इसका मतलब सी के लेफ्ट के लिए तो कुछ और फंक्शन है, राइट के लिए कुछ और फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें फिर सी पर क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। सॉरी, सी नहीं, जीरो पे हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। अब अगर हमने सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो बोला, तो अगर सी ग्रेटर देन जीरो, कोई भी नंबर है जीरो से बड़ा, तो उसके लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड में और इमीडिएट राइट नेबरहुड में जो नंबर मिलेगा वो नंबर भी जीरो से बड़ा होगा। तो अगर वो नंबर भी जीरो से बड़ा है तो दोनों के लिए y इज इक्वल्स टू 1 डिफाइंड है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने c को ग्रेटर देन जीरो बोला तो फिर c पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं केस वन। तो केस वन में हम क्या बोलेंगे, व्हेन c को हमने क्या बोला, लेस देन जीरो, एंड c ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c एफ एक्स। मैंने अभी बोला ना कि अगर c लेस देन जीरो है तो उसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c। लेस देन जीरो के लिए कौन सा डिफाइंड है, -1, तो लिमिट क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, लेस देन जीरो के लिए -1 डिफाइंड है, -1। और c हमारा क्या नंबर, जीरो से छोटा है। तो अगर मैं बोलूं कि जीरो से छोटा कोई भी नंबर ले लूं और उस पर मैं बोलूं कि फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो उस पर फंक्शन का वैल्यू -1 ही होगा, बिकॉज जीरो से छोटा -2 पे भी -1 होगा, -3 पे भी -1 होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, किसके इक्वल हो गया, f ऑफ c के। तो यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c, एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, f ऑफ c। तो ये हमें क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। सी पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, ये क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन सी। सी से छोटे सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2, लेट c इज इक्वल्स टू जीरो। सी का वैल्यू हमने जीरो ले लिया। अब मैंने क्या बोला कि जीरो पे लेफ्ट हैंड, जीरो के इमीडिएट लेफ्ट पे जाओगे तो हमें फंक्शन चेंज हो जाएगा, इमीडिएट राइट पे जाओगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत होगी। c माइनस एफ एक्स किया तो क्या मिल गया हमें, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू c माइनस, c की जगह तुम जीरो मान लो ना, c का वैल्यू तो हमने जीरो ले लिया है तो c की जगह जीरो ले लिया, तो जीरो माइनस, तो जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा मिल रहा हमें, y इज इक्वल्स टू -1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और अगर मैं लिमिट निकालू x इज अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो लिमिट क्या हो जाएगा, x इज अप्रोचिंग टू, दिस इज 52, तो क्या हो जाएगा, x इज अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, जीरो के राइट पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है बच्चों, देख लो, जीरो के राइट पे y इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो देखो यहां पे हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मिला, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू जीरो। इसको हमने b इक्वेशन मान लिया और इसको हमने क्या माना, a इक्वेशन, a की जगह a मान लिया। ठीक है, अब आते हैं बच्चों केस नंबर 3 में। केस 3 में क्या मान लेते हैं कि लेट c इज ग्रेटर देन जीरो। c को हमने क्या मान लिया, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो मान लिया, एंड c
ग्रेटर देन जीरो के लिए बोला कि हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर सी ग्रेटर देन जीरो है तो हमने सी से बड़ा कोई भी रियल नंबर लिया तो उस नंबर के इमीडिएट लेफ्ट पे और इमीडिएट राइट पे जो नंबर मिलेगा वो भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और हमें पता है ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ही फंक्शन डिफाइंड है, दो फंक्शन तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब एक ही लिमिट से डायरेक्ट लिमिट हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी। ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है, ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा y इज इक्वल्स टू 1 है सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। और अगर हमारा c क्या है, जीरो से बड़ा है, c अगर कोई भी रियल नंबर है जीरो से बड़ा है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, यही वाला तो फंक्शन लेंगे। अगर ग्रेटर देन x का वैल्यू, जितने भी ग्रेटर देन जीरो सबके लिए y का वैल्यू क्या है, 1 है। कोई भी रियल नंबर ले लो ना, 5 पे भी फंक्शन का वैल्यू 1 है, 6 पे भी फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, f ऑफ c भी हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई किया कि लिमिट x इज टेंडिंग टू आर सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी के इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। सी पर क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर सी पे कंटिन्यूस और सी क्या हमारा ग्रेटर देन जीरो है, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसको हमने मान लिया कैपिटल सी। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए बी एंड सी। ए से हमें क्या मिला, फंक्शन सी लेस देन जीरो के लिए कंटिन्यूस है, एक्स लेस देन सी के लिए कंटिन्यूस है, और सी ये क्या हमारा, सॉरी एक्स इज लेस देन जीरो, सॉरी एक्स इज लेस देन जीरो। हमें क्या पता है कि फंक्शन क्या हो गया, एक्स इज लेस देन जीरो के लिए कंटिन्यूस है, ठीक है। फिर हमें क्या पता चला, फंक्शन जो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए भी कंटिन्यूस है, और फंक्शन क्या, एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे क्या हमारा डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर हम कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। सिर्फ जीरो को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस, ऐसे लिख सकते हैं, और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ओनली। फंक्शन सिर्फ जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ये आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों, ये आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन को ना कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करने का, कि कहीं कोई कंफ्यूजन का कोई भी स्कोप ना रहे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा ये 8। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है भाई, फाइंड all points of discontinuity of f where f is defined by एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, एक्स अपॉन मॉड एक्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व वो बता दे रहा हूं। पेज नंबर हो गया हमारा 52, दिस इज पेज नंबर 53। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ना फंक्शन लिखते हैं। एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स हमारा एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो।
दूसरा क्या है -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले डोमेन निकालने से पहले क्या करें, फंक्शन को सिंप्लीफाई कर ले। मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है ना कि सबसे पहले जब भी तुम्हें मॉड दिखे तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या बनता है, मॉड हटाना। तो मॉड कैसे हटेगा, एक बार x को मान लेंगे पॉजिटिव, एक बार x को नेगेटिव मान लेंगे। बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मानने का कोई स्कोप ही नहीं है, बिकॉज ये पहले ही बोल रखा है कि x लेस देन 0 है, x जो है हमारा 0 से छोटा है। तो अगर x 0 से छोटा है तो जब मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ x किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ x के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x अपॉन माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इफ x इज लेस देन 0 के लिए, और -1 बोल रहा है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन हमें क्या मिला, एफ एक्स का वैल्यू क्या मिला, x अपॉन माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा इफ x इज लेस देन 0, और फिर ये -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको देखो क्या बोल रहा है, अगर x 0 से छोटा है तो y एफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। तो y बोल रहा -1 के इक्वल है, और अगर x 0 या 0 से ग्रेटर है तो भी y -1 के इक्वल है। तो इसका मतलब y सारे रियल नंबर, x के सारे रियल नंबर के लिए y का वैल्यू -1 है। तो इसको कंबाइन करके तुम क्या बोल सकते हो, इसको कंबाइन करके बोल सकते हो कि y जो कि एफ एक्स के इक्वल है वो किसके इक्वल है, -1 के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देख लो ना, लेस देन 0 के लिए भी -1 है, 0 के लिए भी -1 है y का वैल्यू, और इक्वल्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी -1 है। इसका मतलब ये फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिल गया। अब ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया। तो कांस्टेंट फंक्शन का सबसे पहले डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, वो तो यहीं पे लिखा ऑल रियल नंबर। अब इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ क्या होगा, -1 है ना, तो यहां पे ऐसे जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, -1। ये लाइन क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू -1, ये लाइन हो गया। तब तुम ऐसे देख लो, ये y इज इक्वल्स टू -1 हो गया, तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस ही तो फंक्शन होता है। तो हो गया, ग्राफ से ही दिख रहा है कंटिन्यूअस है। अगर तुम और लिखना चाहते हो तो तुम इसको ऐसे लिख लो कि लेट c बिलोंग्स टू r। c हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया। अब हमने क्या किया, लिमिट x इज टेंडिंग टू r c। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज सारे रियल नंबर के लिए y का वैल्यू -1 है। फंक्शन कहीं चेंज ही नहीं हो रहा है। लिखना ही चाहते हो तो ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू r c। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, -1 सारे रियल नंबर के लिए, c को तो हमने कोई भी रियल नंबर माना, तो ये हो गया -1, और यही -1 तो एफ ऑफ c भी है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज टेंडिंग टू r c, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c। तो यहां से हमें क्या निष्कर्ष मिला, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c। फंक्शन क्या होगा, c पे कंटिन्यूअस होगा। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। इसका मतलब f इज अ कंटिन्यूअस, f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरीवेयर क्यों बोला, एवरीवेयर इसलिए बोला क्योंकि फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर, और ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूं। तो ये क्लियर है हमारा बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, फाइंड all the points of discontinuity of f where f is defined by, f को हमने कैसे डिफाइन किया है, एफ एक्स को हमने क्या बोला, x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और क्या बोला, x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1।
तो बोल रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना निकालो इस फंक्शन का। सबसे पहले करेंगे क्या, ये देखो, सबसे पहले हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स प्लस वन, कब, जब एक्स वन या वन से ग्रेटर है। फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, कब, जब एक्स हमारा वन से छोटा है। ठीक है, यहां तक तो बात आ गई समझ में। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जब एक्स का यहां पे वन लिया, तो जब एक्स का वैल्यू वन या वन से ग्रेटर है तो एफ एक्स क्या हमारा एक्स प्लस वन है। जब एक्स का वैल्यू वन को छोड़ के वन से लेस है तो फिर एफ एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो बोला है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन में जितने भी डिसकंटिन्यू, जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना वो निकालो। तो तुम ऐसे देखो, एक्स का वैल्यू अगर मैं लेस देन वन लूं तो हमें क्या मिल रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो लेस देन वन के लिए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन लूं तो भी कंटिन्यूअस मिल जाएगा बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो मेन प्रॉब्लम है, जो सस्पिशियस पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें शक है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वो कौन सा पॉइंट है, वन। क्यों, बिकॉज वन पे फंक्शन क्या कर रहा है, अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा है। वन का वन से अगर मैं एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन लूँ तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन, और अगर मैं एक्स का वैल्यू लेस देन वन लूँ तो हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका मतलब है वन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो अभी हम चेक कर लेंगे। तो यहां पे फिर हमें तीन केसेस लेने होंगे। पहला केस क्या लेंगे, सी को क्या मानेंगे, लेस देन वन। और फिर मैं बता रहा हूं, जब हमने सी को लेस देन वन माना तो अगर तुम वन से छोटा कोई भी रियल नंबर ले लो तो उस रियल नंबर के लेफ्ट में और इस रियल नंबर के राइट में जो नंबर मिलेगा, मतलब सी के जो इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड में जो नंबर होगा और जो इमीडिएट राइट नेबरहुड में नंबर होगा वो भी वन से छोटा ही होगा। तो अगर वो वन से छोटा होगा तो फिर फंक्शन चेंज नहीं करेगा, मतलब कि सी पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए इसी फंक्शन को यूज करना होगा। और अगर मैंने सी को बोल दिया ग्रेटर देन जीरो, तो हमने अगर सी जीरो से बड़ा कोई भी रियल नंबर ले लिया, कोई भी रियल नंबर सी जीरो से ग्रेटर लिया, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में और इमीडिएट राइट में जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो से बड़ा होगा तो फिर एफ एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ये नंबर ले लिया, सी यहां पे ले लिया, तो सी के लेफ्ट में भी जो नंबर मिलेगा वो भी वन से बड़ा होगा, सी के राइट में मिलेगा वो भी वन से बड़ा होगा। इसका मतलब सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी ये भी यही फंक्शन आ रहा है और सी पर राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी यही फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब सी पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं है, सीधे सी पर लिमिट निकाल लेंगे। सेम आर्गुमेंट पे अगर हमने सी को लेस देन वन बोला तो फिर हमें उस सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, सीधे इसी फंक्शन से निकाल लेंगे। हाँ, अगर हमने सी को इक्वल्स टू वन बोल दिया तो सी से लेस देन वन के लिए तो ये फंक्शन है, ग्रेटर देन वन के लिए ये फंक्शन है, तो फिर सी पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो अब आ जाओ केस वन में। केस वन में हमने क्या बोला, व्हेन सी इज लेस देन जीरो, और क्या हमारा सी बिलोंग्स टू आर। तो सी लेस देन जीरो तो कुछ नहीं है, लिमिट एक्सिस, कोई लेफ्ट और राइट की जरूरत है नहीं। तो क्या होगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू आर सी। लेस देन जीरो के लिए क्या है फंक्शन भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन डाल देंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन। और अगर सी जीरो से छोटा है तो जीरो से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन यूज है, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है, एक्स प्लस वन, ठीक है। जीरो से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन, जीरो नहीं, सी लेस देन वन, जीरो नॉट नॉट नॉट, ये वन वन है यार, सॉरी। अगर सी वन से छोटा है तो लेस देन वन के लिए कौन सा फंक्शन यूज है, यही है ना, तो इसी में तो डालेंगे सी का वैल्यू। अगर हमें फंक्शन का वैल्यू सी पे निकालना है और मैंने बोला कि सी जो है वन से छोटा है तो क्या यूज करेंगे, यही फंक्शन यूज करेंगे। तो इसका मतलब यही हो जाएगा हमारा एफ ऑफ सी भी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी, एफ एक्स किसके इक्वल मिला, एफ ऑफ सी के इक्वल मिला। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी पर कंटिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन वन, ठीक है। इसको हमने ए बोल दिया।
केस 2 में आते हैं, व्हेन सी का वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, सी का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब 1 पे चेक करेंगे तो लिमिट, अब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी। एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स, तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स। क्या हमारा, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 1 डाल देंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमें 2 मिल गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सिर्फ अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। 55 पेज नंबर। लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1, सी नहीं 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 प्लस 1 से राइट के लिए कौन सा फंक्शन ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है, x प्लस 1 डिफाइंड है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो राइट हैंड लिमिट 1 पे मिला 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे क्या मिला, 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या मिल गया हमें, 1 पे 2। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 एफ एक्स is equals to limit x is approaching to 1 plus fx, ठीक है, is equals to 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल मिला, तो यहां से हमें क्या पता चला, लिमिट x is approaching to 1 fx, ठीक है, is equals to 2। 1 पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल गया, 2। अब अगर मैं बोलूं कि 1 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, तो 1 कहां डालेंगे, अगर मैं 1 पर फंक्शनल वैल्यू तो कहां, यहीं से तो डालेंगे, यहीं से डालेंगे ना। देख लो x इज इक्वल टू 1 के लिए तो यही फंक्शन डिफाइंड है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, तो 1 प्लस 1 2 है, 1 पे फंक्शनल वैल्यू भी 2। ठीक है, तो 1 पे हमारा क्या है, फंक्शनल वैल्यू भी 2 है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। तो फाइनल हमें क्या पता चला है कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। This implies that function is continuous at x is equals to 1। इसको हमने b बोल दिया। फंक्शन क्या हो गया, 1 पे कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन लेस देन 1 के लिए भी कंटिन्यूस हो गया, 1 पे भी कंटिन्यूस हो गया। अब केस नंबर 3, व्हेन हमने c को ग्रेटर देन 1 बोला एंड c बिलोंग्स टू r, सी क्या हमारा रियल नंबर। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1 के लिए फिर मैंने बता रखा ऑलरेडी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लिमिट निकालो। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी प्लस, सॉरी सी डायरेक्ट निकालो। सी को हमने 1 से बड़ा बोल दिया, सी कोई भी रियल नंबर 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रेटर देन 1 के लिए एक ही फंक्शन, 1 से लेफ्ट जाओ 1 से राइट जाओ, इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड पे जाओ या इमीडिएट राइट नेबरहुड पे जाओ 1 के, तो हमें जो नंबर मिलेगा 1 से ग्रेटर नंबर मिलेगा, और 1 से ग्रेटर के लिए क्या एक ही फंक्शन डिफाइंड है। तो सी पर अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चाहिए तो उसके लिए क्या है कि एक ही फंक्शन मिलेगा। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मैंने ये 1 लिया और यहाँ पे 1 लिया, कोई भी नंबर सी ले लिया, सी के इमीडिएट नेबरहुड पे, लेफ्ट नेबरहुड पे और सी के इमीडिएट राइट नेबरहुड पे जो नंबर होगा 1 से ग्रेटर होगा। तो 1 से ग्रेटर के लिए तो एक ही नंबर डिफाइंड है ना, एक ही फंक्शन डिफाइंड है। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, वो है हमारा फंक्शन x प्लस 1, ये फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब कि जब c के लेफ्ट इमीडिएट नेबरहुड पे जो नंबर है 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब जब c पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसी फंक्शन को यूज करेंगे। और c के राइट इमीडिएट नेबरहुड पे जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन क्या है, वो भी फंक्शन हमारा, वो जो c के इमीडिएट राइट नेबरहुड पे जो नंबर है वो नंबर भी क्या हमारा 1 से ग्रेटर है। तो 1 से ग्रेटर है तो इसी फंक्शन को यूज करेंगे, मतलब सी का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसी फंक्शन को यूज करेंगे, और सी पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसी फंक्शन को यूज करेंगे। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सी पे हम लोग लिमिट निकाल लें। एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, एफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है भाई, ग्रेटर देन 1 के लिए x प्लस 1,
तो ये क्या हो जाएगा c+1, और यही क्या हो गया हमारा f ऑफ c हो गया। अगर c 1 से ग्रेटर है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, अगर c पे फंक्शनल वैल्यू निकालना हो तो c को निकालेंगे, c फंक्शन को यूज करेंगे c+1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड c f x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। दिस implies that function is continuous at x is equals to c। c क्या हमारा ग्रेटर देन 1, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1। इसको हमने c बोल लिया। फ्रॉम a b एंड c, a b c से क्या मिला, a में क्या बोला, a ने ये बोला कि फंक्शन जो है वो लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है भाई। 2 में क्या बोला कि फंक्शन जो 1 पे कंटिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी ने क्या बोला, फंक्शन ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। फंक्शन जो है लेस देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है इक्वल्स टू 1 पे भी कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है। तो कोई रियल नंबर ऐसा बचा जिस पॉइंट पे या जिस रियल नंबर पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कोई रियल नंबर नहीं बचा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए बी एंड सी function is continuous for all x belongs to R, that is there is no point of discontinuity फंक्शन का कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अच्छा चलो, इसका ग्राफ अगर कोई बोलेगा ना बच्चा कि ड्रॉ करके दिखा दो, तो ग्राफ मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। ग्राफ भी देख लो। क्वेश्चन नंबर आई थिंक, हाँ, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स x+1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और ये क्या बोल रहा है, x² + 1 इफ x इज लेस देन 1। सबसे पहले देखो y क्या बोल रहा है, x+1 के इक्वल है कब, जब x का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है, एक तो ये बोला। फिर बोला है कि y जो है x² + 1 के इक्वल है कब, जब x का वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करें कि पहले इसे स्ट्रेट लाइन का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये y इज इक्वल्स टू x+1 तो एक स्ट्रेट लाइन है, बट इस स्ट्रेट लाइन में x हमें कहां से कहां तक लेना है, x का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर लेना है। लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन नहीं डिफाइंड है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए हमें, 2 ही तो पॉइंट्स चाहिए। एक बार x को 0 करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार y को 0 करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x को 0 किया तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1, एंड y को 0 किया, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, -1,0। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ना x² + 1, इसमें क्या है कि जो x² का जो कर्व है उसको 1 यूनिट ऊपर खींच देंगे, मतलब 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। कैसे, जैसे तुम ऐसे देखो, ये होता है ना x² का कर्व, ये होता है x² का कर्व, ये होता है ना y इज इक्वल्स टू x² का कर्व। अगर मैंने ना x² में अगर अल्फा ऐड कर दिया या अगर 1 ऐड कर दिया तो ये x² का कर्व क्या होगा, सीधे 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। अगर मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये x² का कर्व 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। प्लस करेंगे, जितने यूनिट प्लस करेंगे उतना यूनिट ऊपर जाएगा, जितने यूनिट माइनस करेंगे उतना ही यूनिट ये नीचे जाएगा। तो मैं ग्राफ बनाने के लिए सब कर रहा हूं, ये एज सच जोड़ी नहीं है। अगर क्वेश्चन तुम्हें आता है बोर्ड में तो इसकी जरूरत नहीं कि तुम ग्राफ बनाओ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो x² + 1 का कर्व क्या होगा भाई, x² + 1 का कर्व यही होगा, 1 यूनिट ऊपर उठा दो। ये जो फंक्शन है ना इसको सीधे 1 यूनिट ऊपर उठा दो, ये हो जाएगा हमारा कर्व। ये किसका हो जाएगा कर्व, यहां पे इसको मान लो 0,1, ये y इज इक्वल्स टू x² + 1 का कर्व हो जाएगा। अब हम लोग करते क्या है कि यहां फाइनल अब ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, 0,1 -1,0, तो यहां से तो ऐसे आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया -1,0, ये पॉइंट हो गया 0,1।
ये किसका है, ये है हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। बट ये क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, वन या वन से ग्रेटर के लिए डिफाइंड है, लेस देन वन के लिए नहीं डिफाइंड है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा x का वैल्यू वन के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले वन पर y का वैल्यू क्या, टू, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1,2, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहां से ये कर्व हट जाएगा, ये बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अब तुम ऐसे देखो, ये जो कर्व है, ये कर्व तो ऐसा आएगा। अब तुम ऐसे देखो कि ये कर्व जो होगा लेस देन वन के लिए क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वन कर्व कैसा होगा, तुम ऐसे देखो, अगर मैं ना ये तो वन पे तो नहीं डिफाइंड है ना, ये जो कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो वन पे डिफाइंड नहीं है। बट मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि अगर मैं x के वैल्यू को वन के क्लोज लाऊं तो y का वैल्यू किधर जा रहा है, तो इसका मतलब वन पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन, एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो वन का क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन, एफ एक्स क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या टू की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि x को अगर हम वन के क्लोज ले जाएंगे ना तो y का वैल्यू कहाँ जाएगा, टू की ओर। तो ये वाला जो है कर्व यहां से ऐसे आएगा, ठीक है। और ये हमारा वन है तो ये कर्व ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। फाइनल कर्व देखो ऐसे आ रहा है बच्चे, ऐसे, ये यहां से ये और फिर यहां से ये ऐसे आ रहा है। देखो फाइनल जो कर्व बन रहा है ना फंक्शन का, वो ऐसा बन रहा है, यहां से ये ऐसे आया, ये वन पे एग्जैक्ट यहां पे आया ये, और ये ऐसे हो गया कर्व। ये पॉइंट जो है हमारा टू है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1 है, ये 0 है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या मैंने ये लिमिट क्या समझाया, ये लिमिट समझाया कि भले ही ये फंक्शन वन पर डिफाइंड नहीं है, लेस देन वन के लिए डिफाइंड है, बट एक बार हमने ये चेक कर लिया कि अगर मैं x के वैल्यू को वन के क्लोज ले जाऊं तो y का वैल्यू कहाँ जा रहा है, टू की ओर। तो इसका मतलब कि ये पॉइंट है ना हमारा वन, तो हम x को जितना क्लोज ले जाएंगे तो y का वैल्यू कहाँ जाएगा, इस ग्राफ पे टू की ओर, ऐसे ऐसे टू की ओर जाएगा, एग्जैक्टली यहां तक जाएगा। और वन पर क्या फंक्शन का वैल्यू, इसका मतलब कि वन से पहले पहले तक तो यहां तक होगा, ये कर्व ऐसे जाएगा टू की ओर, और वन पर क्या है, इस फंक्शन से वन पर वैल्यू क्या है, टू, तो ये पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ये पॉइंट फिल होगा ना, वन पे टू है इस फंक्शन से। इसका मतलब कि यहां से यहां तक एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, तो इस कर्व से आया, और ये वाला कर्व यहां से यहां तक ऐसे चलाया, ठीक है। तो ये फंक्शन का कर्व हो गया। अब इस कर्व को देख के तुम बताओ, इस कर्व को देख के बताओ कि कहीं भी फंक्शन पूरे रियल नंबर पे तुम्हें किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, ऐसा कोई भी पॉइंट है जिसको तुम बोल सकते हो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कोई भी पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है क्या, हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर हो गया 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। ठीक है बच्चों, अभी आ जाओ, फिर क्या बोला है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। हमें क्या करना है, इस फंक्शन के जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही चीज, फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, और क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। सबसे पहले डोमेन फंक्शन का क्या, ऑल रियल नंबर, क्यों, x इज लेस देन 2 के लिए डिफाइंड है, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड है, और x इज इक्वल्स टू 2 के लिए डिफाइंड है, तो कुछ बचा ही नहीं। 2 और 2 से लेस के लिए क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 3 है, 2 को छोड़ के 2 से ग्रेटर के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो फंक्शन लेस देन 2 के लिए भी डिफाइंड है, इक्वल्स 2 के लिए भी डिफाइंड है, और ग्रेटर देन 2 के लिए भी डिफाइंड है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। सॉरी, अब जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं
कि अगर मैंने कोई, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 केस लेंगे। पहला केस क्या लेंगे, जब हम मानेंगे c को 2 से लेस, फिर एक बार मानेंगे c इज इक्वल्स टू 2, और थर्ड केस में क्या मानेंगे, c इज ग्रेटर देन 2। 3 केसेस लेंगे, समझ रहे हो बात को। तो मान लो कि अगर मैंने c को लेस देन 2 माना, कोई भी c ले लिया जो 2 से छोटा है, तो उस c के, मान लो कि यहां पे हमने c ले लिया, तो c के जो इमीडिएट लेफ्ट में नंबर होगा, जो इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड में जो नंबर होगा वो भी 2 से छोटा होगा, और c के जो इमीडिएट राइट नेबरहुड में नंबर होगा वो भी 2 से छोटा ही होगा, चाहे वो c तुम 2 के कितने भी पास जाके ले लो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, सी के इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड में जो नंबर है वो भी 2 से छोटा है, सी के इमीडिएट राइट नेबरहुड में जो नंबर है वो भी 2 से छोटा है। तो इसका क्या मतलब है कि सी पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, तो इसी फंक्शन को यूज करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3 को, और सी पर जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसी फंक्शन को यूज करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3 को। ठीक है, और सी पर अगर हम फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, सी पर फंक्शन का वैल्यू, तो भी इसी फंक्शन को यूज करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3 को। तो इसका क्या मतलब है कि सी पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसको समझो, बार बार बता रहा हूं। अब अगर मैंने सी का वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 से अगर लेफ्ट जाते हैं तब तो ये फंक्शन मिल रहा हमें, इसका मतलब 2 के पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए इस फंक्शन को यूज करेंगे। अगर 2 से इमीडिएट राइट पे जाते हैं, राइट नेबरहुड पे जाते हैं, तो हमें ये फंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब 2 पर जो राइट हैंड लिमिट लेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन यूज करेंगे, और एग्जैक्टली 2 पर क्या यूज करेंगे, एग्जैक्टली 2 पर एक्स क्यूब माइनस 3 यूज करेंगे, बिकॉज 2 के लिए तो एक्स क्यूब माइनस 3 डिफाइंड है ना। तो एग्जैक्टली 2 पे क्या यूज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3। तो 3 केसेस लेंगे। पहला केस 1, केस 1 को हम क्या बोलेंगे, व्हेन c इज, व्हेन की जगह लेट ले लो, लेट c इज लेस देन 2 एंड c बिलोंग्स टू r। c हमारा 2 से छोटा और c रियल नंबर है। ठीक है, तो फिर इसके लिए हमें क्या है, कोई लेफ्ट और राइट लिमिट की करना नहीं है। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3। सी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सी क्यूब माइनस 3। और ये भी मैंने बोला कि सी पर फंक्शनल वैल्यू निकालने के लिए भी इसी फंक्शन को यूज करेंगे, तो एफ ऑफ सी भी क्या होगा, ये भी होगा सी क्यूब माइनस 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। फंक्शन क्या हमारा सी पर कंटिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 2। जितने भी एक्स है लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या कंटिन्यूअस, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। केस 2 में क्या करेंगे, लेंगे व्हेन c का वैल्यू 2 लेंगे एंड c बिलोंग्स टू r। c को हमने रियल नंबर बोल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट अब 2 पर करेंगे, एक्स स्टैंडिंग। अब 2 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है, बिकॉज 2 के लेफ्ट पे कुछ और फंक्शन है, 2 के राइट पे कुछ और फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3 डिफाइंड है, तो क्या होगा 2 डालेंगे तो 2 क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 इज 5। तो 2 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट तो 5 मिला, अब 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये क्या होगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 प्लस 2 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा दोस्त, 2 पर राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होगा, इस पे 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हुआ 5 मिल गया ना। तो 5 मिला, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 मिला, राइट हैंड लिमिट भी 5 मिला। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x is approaching towards 2 plus fx is equals to 5. This implies that limit x is approaching towards 2 f of x is equals to 5. 2 पर हमें क्या मिल गया, फंक्शन का लिमिट क्या मिल गया, 5 मिल गया।
ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। अब 2 पर फंक्शनल वैल्यू निकालना है, तो 2 पर फंक्शनल वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यही करेंगे ना, देख लो, बिकॉज 2 और 2 से लेस के लिए तो ये डिफाइंड है, तो 2 पर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो इसी को यूज करेंगे। तो 2 पर फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, अगर मैं बोलूं 2 पर फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 5। तो हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। ये क्या बता रहा हमें, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है, इसको हमने b बोला। हमें क्या पता चला, फंक्शन जो है लेस देन 2 पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है। अब आते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में क्या बोलेंगे, लेट c इज ग्रेटर देन 2 वेयर एंड c बिलोंग्स टू r। c ग्रेटर देन 2 है और c कोई भी हमारा रियल नंबर है, तो फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है नहीं, तो c एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टू r ट्रू ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 1, क्या मिल गया हमें 5। और अगर एक्स सी हमारा 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर किसी भी नंबर पे अगर हमें फंक्शनल वैल्यू निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यही यूज करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या होगा, c हमारा 2 से ग्रेटर है, तो c पर अगर मैं फंक्शनल वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, इसी फंक्शन को यूज करेंगे c स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हो जाएगा ये, विच इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ, सॉरी दिस इज 2 नहीं, सॉरी दिस इज c स्क्वायर प्लस 1, सॉरी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ c। यार c ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं ना, तो c पर निकाल रहे हैं, दिस इज c, ये क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज c स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये नहीं है कुछ भी लिखा। तो ये क्या मिल गया हमें, c स्क्वायर प्लस 1, और अगर मैं f ऑफ c बोलूं तो f ऑफ c भी c स्क्वायर प्लस 1 होगा। क्यों, बिकॉज c हमारा क्या है 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c। इससे हमें क्या क्लियर हुआ, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज continuous at x is equals to c. This implies that function is continuous for all x is greater than 2। c हमारा क्या है, greater than 2 था, तो फंक्शन क्या हो गया, continuous हो गया, सारे रियल नंबर which is greater than 2, इसको हमने c बोल दिया। अब हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम a b एंड c, a b और c से क्या होगा, देखो ग्रेटर देन 2 के लिए कंटिन्यूअस हो गया, 2 पर कंटिन्यूअस हो गया, लेस देन 2 के लिए कंटिन्यूअस हो गया, तो क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यही हमारा आंसर हो गया। देखो बच्चों, मैं ना स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो सारा फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, ऐसे ही सॉल्व करोगे तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। शॉर्टकट नहीं मारना है, ये पूरा प्रोसीजर लिखना है, तब जाके तुम्हें फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये बात आ गई समझ में।